नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में हम लोग जानकारी ले रहे थे। प्रतियोगिता के लिहाज से यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, UN, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मित्रों। तो इसलिए मैंने एक सीरीज चला करके प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में हम लोग अपेक्षित जानकारी हासिल करें एवं प्रतियोगिता में इसका प्रयोग करें मित्रों। दोस्तों, यदि हम देखें तो इससे पहले हमने UN के विषय में पढ़ा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में पढ़ा। आज दोस्तों आज हम बात करेंगे रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन क्या होता है दोस्तों? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का OPCW कहते हैं। इसको OPCW कहते हैं। OPCW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स, अर्थात रासायनिक हथियार निषेध संगठन। दोस्तों, यह विश्व स्तर का एक ऐसा संगठन है जो रासायनिक हथियारों की रोकथाम करता है। यानी कोई भी देश रासायनिक हथियारों का प्रयोग न करे, क्योंकि रासायनिक हथियारों का जो प्रयोग होता है वो मानव जीवन के लिए तथा समाज के लिए, संपूर्ण जगत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है मित्रों। इसलिए इस संस्था का कार्य यह है कि रासायनिक हथियारों पर निषेधात्मक व्यवहार करती है। रासायनिक हथियारों को प्रयोग को वर्जित करने का कार्य ये संस्था करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यानी OPCW का मुख्यालय नीदरलैंड में है दोस्तों। रासायनिक हथियारों की रोकथाम करना है और इंटरनेशनल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसका दोस्तों रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इस संगठन का निर्माण इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संगठन का कार्य है रासायनिक हथियारों की रोकथाम करना, ताकि युद्ध में या मानव द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग न किया जा सके। इसलिए रासायनिक हथियारों का निषेध यह संस्था करती है और सुरक्षा के लिए, इंटरनेशनल सुरक्षा के लिए यह संस्था कार्य करती है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इस समय रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है सीरिया में एक्टिव है। सीरिया में कार्यरत है और सीरिया में रासायनिक हथियारों की रोकथाम का कार्य कर रही है। इस समय जो है OPCW सीरिया में एक्टिव है और रासायनिक हथियारों का प्रयोग वहाँ ना हो सके इसके लिए कार्य कर रही है। इसके बाद है दोस्तों रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को हम ISA कहते हैं।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। दोस्तों यह कई देशों का एक समूह है, एक गठबंधन है जो सोलर सिस्टम के लिए अर्थात सौर ऊर्जा के लिए एक कई देशों द्वारा एक संगठन बनाया गया। और उस संगठन का काम क्या है? उस संगठन का काम है कि सूर्य द्वारा जो है जो भी सूर्य द्वारा जो हमें सोलर ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग विकास के लिए करना, उसका उपयोग विकास के लिए करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी। भारत और फ्रांस ने पेरिस में एक बैठक किया। उस बैठक में दोनों देशों के ने एक योजना बनाते हुए कार्य किया और उस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किया। ISA का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो सदस्य देशों की कुल संख्या है वो 121 है। सदस्य देशों की कुल संख्या 121 है। इस देशों में जितने भी देश हैं वे सभी देश अधिकतर निरापद देश हैं दोस्तों, निरापद देश हैं। और ऐसे देश यहाँ पर रखे गए हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ से हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी इसमें अधिक 121 देशों में अधिकतर ऐसे देशों को रखा गया है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा सीधे 0 डिग्री सीधे गई हुई है। देखिए ये वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, पूरे विश्व का मानचित्र बना हुआ है। विश्व के मानचित्र में ये 0 डिग्री है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होगा? 0 डिग्री से नीचे हम जाएंगे, नीचे में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा भी कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है, हम कहेंगे कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये कर्क रेखा है और ये क्या है? मकर रेखा है। तो कर्क तथा मकर रेखा की जो बीच के जो क्षेत्र होता है इसी क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें होती हैं वर्ष भर इन्हीं क्षेत्रों में अनुगमन करती हैं। यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं पूरे वर्ष भर में यहाँ से लेके यहाँ तक जाती हैं और फिर यहाँ से फिर नीचे आती हैं। कहने का मतलब सूर्य की जो जितनी भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो कर्क और मकर रेखा के बीच होता है। इसलिए ये जो क्षेत्र होता है, ये बीच का जो क्षेत्र होता है बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पर अधिकांश सूर्य तप की मात्रा यहाँ पर होती है, इसलिए ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है
जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा में सर्वाधिक गर्म क्षेत्र पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है मित्रों, पर्यावरण का प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता वाले क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। यहाँ वर्ष भर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सूर्य तप की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब अधिक मात्रा में सूर्य तप होता है तो जल का वाष्पीकरण सर्वाधिक मात्रा में होता है। जल का वाष्पीकरण जब सर्वाधिक मात्रा में होता है तो यहाँ वर्षा भी बहुत तीव्र और अधिक होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए विश्व के घने और सबसे बड़े जंगल इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कर्क तथा मकर रेखा के बीच अधिकतर सूर्य तप की मात्रा होने से यहाँ पर गर्मी वाले क्षेत्र हैं, और इन्हीं गर्मी वाले क्षेत्रों में विश्व के बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं। चाहे वो कांगो का जंगल हो, कांगो का जंगल भी यहीं पर है ना। तो जो बड़े क्षेत्र हैं, जो जंगल क्षेत्र हैं, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी यहीं पर पाई जाती है। इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच के जितने देश हैं, यानी कर्क तथा मकर रेखा के बीच के देशों को, अधिकतर देशों को इसमें रखा गया है। कुल देशों की संख्या इसमें 121 है, 121 है, ठीक है। भारत इसका संस्थापक देश है, यानी जो ISA है इसका संस्थापक देश भारत है, संस्थापक देश भारत है, ठीक है। और इसका मुख्यालय ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। दोस्तों आगे जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो गठन है वो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो मुख्यालय है वियना में है, तो ऑस्ट्रिया में है। तो भारत भी इसका सदस्य है। भारत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का सदस्य है। इस एजेंसी को, इस संगठन को एटम फॉर पीस के नाम से जाना जाता है। एटम फॉर पीस अर्थात यह एजेंसी विश्व में शांति के लिए कार्य करती है। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने के लिए कार्य करती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का कार्य यह है कि किसी भी सैन्य कार्यवाही में परमाणु का प्रयोग ना हो, परमाणु हथियारों का प्रयोग ना हो। इसीलिए ये क्रियाशील रहती है कि कोई भी सैन्य कार्यवाही कोई देश यदि करता है
तो वह परमाणु का उपयोग ना कर सके, ताकि क्योंकि परमाणु का उपयोग करने में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धन जन की हानि हो जाएगी, इसलिए ये एजेंसी बनाई गई है। इसका काम है कि परमाणु हथियारों की रोकथाम करना, परमाणु हथियार कोई देश प्रयोग में ना ला सके। अब अगला हमारा है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है MTCR, इसको कहते हैं MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इसका जो फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रिजाइम। इसकी जो स्थापना है 1987 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1987 ईस्वी, स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। और ये जो प्रौद्योगिकी मिसाइल MTCR का काम ये है कि इसके पास जो है प्रक्षेपास्त्र एवं मानव रहित विमान, मानव रहित विमान क्षमता, मानव रहित विमान क्षमता के लिए कार्य करती है तथा इसके लिए नियम बनाती है, इसके लिए नियम बनाती है। यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी और मानव रहित विमान क्षमता जो है उसके लिए विश्व भर में नियम बनाने का काम मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR को दिया गया है। MTCR भारत इसका सदस्य है, भारत जो है इसका स्थायी सदस्य है। भारत इसका स्थायी सदस्य है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से P5 के देशों में चाइना है। दोस्तों जानने वाली बात यह है कि चीन MTCR का सदस्य नहीं है, चीन MTCR का सदस्य नहीं है। और जैसे UN में P5 में चीन के पास शक्ति है, चीन के पास वीटो पावर है, उसी प्रकार MTCR में भारत के पास भी सदस्य है, स्थायी सदस्य है भारत। तो भारत और चीन, ठीक है, जैसे जिस प्रकार चीन विरोध करता चला जा रहा है भारत का, वो कह रहा है कि हम NSG में भारत को सदस्यता नहीं लेने देंगे, यानी NSG का सदस्य नहीं बनने देंगे। तो भारत भी कहता है कि अगर तुम हमको NSG में सदस्यता नहीं लेने दोगे, हम तुमको MTCR में सदस्यता नहीं लेने देंगे। MTCR ये नियंत्रण व्यवस्था है, यहाँ पर अगर सदस्यता नहीं है तो आप जो है अत्यधिक रेंज के मिसाइल प्रक्षेपास्त्र आप नहीं बना सकते, उनका प्रक्षेपण नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए चाइना भी चाहता है कि वो MTCR का सदस्य बने, लेकिन उसमें भारत जो है स्थायी सदस्य है। इसलिए भारत का कहना है, भारत के पास एक ऑप्शन है, भारत यह कह सकता है कि अगर तुम हमें NSG में सदस्यता लेने दो तो हम तुम्हें MTCR में सदस्यता के लिए एंट्री की परमिशन देंगे। तो यह भी एक प्लस पॉइंट है भारत के पास, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF बोलते हैं, ठीक है, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल देशों की संख्या जो है 183। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो संगठन है, इस संगठन में कुल 183 सदस्य देश हैं, 183 सदस्य देश हैं, ठीक है।
इस संगठन का काम यह है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति को देखता है, उनकी आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। IMF आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है और उनको आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जितने सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों को आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है, ताकि जो भी देश हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं, विकास के प्रतिमान को छू सके, जो उनके लक्ष्य हैं, जो उनके भावी लक्ष्य हैं, अपने लक्ष्य को वो देश पा सकें। तो इसका कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्य है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति का पता लगाना और जो भी सदस्य पिछड़े देश हैं उनको तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके अलावा इसका कार्य है इंटरनेशनल विनिमय दर को कंट्रोल करना। क्या करता है ये? IMF इंटरनेशनल विनिमय दर को नियंत्रित करने का काम करता है और उसके अलावा उसको स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है, स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास SDR का अधिकार होता है, जिसको हम स्पेशल ड्रॉविंग राइट कहते हैं। स्पेशल ड्रॉविंग क्या होता है? SDR स्पेशल ड्रॉविंग राइट क्या होता है? स्पेशल ड्रॉविंग राइट से तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। व्यापार तथा वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम स्पेशल ड्रॉविंग राइट कहते हैं। उसी को हम कहते हैं SDR। यानी कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी मुद्राओं का प्रयोग व्यापार तथा वित्त के लिए किया जाता है, तो इस अधिकार को और उस मुद्राओं, ठीक है। अब जो इसके महानिदेशक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान के महानिदेशक हैं क्रिस्टलीन लेगार्ड महोदय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक हैं। अब इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम यह है कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ठीक है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने देश हैं? कुल 194 देश हैं। इस समय वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हुए कुल 194 देश हैं। कुल 194 देश हैं। इस समय जो इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम, ये इथोपिया के हैं। इथोपिया। डॉक्टर टेड्रोस इथोपिया के निवासी हैं। अभी कोरोना काल में डॉक्टर टेड्रोस तथा WHO ये काफ़ी चर्चा में रहे। जब पूरे कोरोना काल में WHO और टेड्रोस जी भी काफ़ी चर्चा में रहे। इनकी भूमिका भी कोरोना काल में, इनकी भूमिका कैसी रही आप लोगों को पता ही होगी। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य ये है कि जितने भी सदस्य देश हैं, सदस्य देशों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता को बनाए रखना तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करना, ठीक है।
स्वास्थ्य की देखभाल के लिए काम करना WHO का काम है। WHO भिन्न भिन्न प्रकार की दवाओं के प्रयोग के लिए मान्यता प्रदान करती है। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी संस्था है। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यहीं पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब तो इसके आगे का जो भाग है, इसके आगे जो बचे हुए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व संगठन जो हैं, उन पर हम एक वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, तो ये भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपनी IR की और करेंट अफेयर की अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।